हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या करने आई है ये भी कुछ ना कुछ घंटी बजाती हुई चली आती है। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरा जो है नमस्ते, प्रणाम। और मैं आप लोगों को आज भी बताना चाहूँगी कि जैसे कि अभी तक बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ थी कि पता नहीं भई अभी भी यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर अपने टाइम पे होगा या नहीं होगा। भई होता है ना, विश्वास खो देते हैं क्योंकि इतने समय से टलता चला रहा है। पिछले साल में आया गया था कि भाई अब जनवरी में होगा, फिर अप्रैल में होगा, फिर मई में होगा। खैर, अब फाइनली वो डेट जो है वो फाइनलाइज्ड हो गई है। और आपको पता भी होगा कि केंद्रों से सूची मांग ली गई है। तो अक्टूबर में पीजीटी का पेपर है, यूपी पीजीटी का। और दिसंबर में जो है वो यूपी टीजीटी का पेपर है। तो भाई बात ये है कि अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड्स करते हैं। तो भाई बात ये है कि आप लोगों का जो रुझान है वो ये देखा मैंने एमसीक्यूज की तरफ ही ज़्यादा रहता है। अब मैं चाहे अपने फेफड़े निकाल निकाल के आप लोगों को कुछ भी डिटेल में पढ़ा दूं, मगर पढ़ोगे आप वही जो एमसीक्यूज वाली चीज़ है, क्विक वाली बात। ठीक है ना? तो अब मैंने जो है एक स्टार्ट करा है और दिसंबर तक मैं इसको ही चलाऊंगी। हमारी यूपी एलटी और यूपी टीजीटी की ये मिक्स सीरीज है। यूपी एलटी, यूपी टीजीटी, और अब उसमें यूपी पीजीटी भी जोड़ लेंगे। तो भाई बात ये है कि जैसे कोई टॉपिक अगर सिर्फ एलटी के लिए है तो उसको अलग से पढ़ाएंगे एलटी के लिए, एमसीक्यूज या डिटेल में। इस समय स्टूडेंट्स को चाहिए क्विक रिवीजन। तो वो क्विक रिवीजन जो है वो मैंने टॉपिक वाइज बांट लिया। जैसे आज मैंने जो है फिगर्स ऑफ स्पीच और ट्रांसफॉर्मेशन और वोकैब के क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं, जो आपके यूपी टीजीटी और यूपी एलटी ग्रेड दोनों के ही काम आएंगे। अब लेकिन जो टॉपिक कॉमन है वो मैं आपको ट्रायम्फ सीरीज में कॉमन वे में पढ़ाऊंगी, और जो अलग हैं वो अलग पढ़ाऊंगी। जैसे उसके भी मैंने निकाल लिए कि विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और ग्रामर के, और उसमें करके इस तरीके से और कॉन्सेप्ट समझाती हुई मैं आप लोगों को चलूंगी। तो चलिए चलते हैं। और आज ट्रायम्फ सीरीज का डे 1 है। और हम लोग सीरीज का नाम हमने ट्रायम्फ इसलिए रखा है क्योंकि ट्रायम्फ आपको पता ही है कि जीत, विजय। और यही हमारा लक्ष्य है कि भाई हमारे को जो लोग देखते हैं उनको उनका लक्ष्य जरूर प्राप्त हो। तो चलिए, और यहाँ पर अब सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। और हमने जो टॉपिक्स लिए हैं इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच है, और लिटरेरी टर्म्स हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच है, टेंसेज हैं, वोकैब है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ये टॉपिक्स मैंने इसमें कवर करे क्योंकि ये टीजीटी और एलटी दोनों के लिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, और ये है पहला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द साइलेंस ऑफ द डिजर्टेड हॉल वाज लाउड। तो पहला जो है वो ये था कि द साइलेंस ऑफ द डिजर्टेड हॉल वाज लाउड। तो आप क्वेश्चन को पढ़ें, और अगर आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपने ऑब्वियसली आंसर भी मार्क कर लिया होगा, मतलब दे दिया होगा डी 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 और सी 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 बी बी बी, मतलब मुझे पता है आप इतना गलत जवाब नहीं देंगे, सही जवाब ही देंगे। बात यह है कि अगर आप कहते हैं द साइलेंस ऑफ द डेजर्टेड हॉल, अब अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए साइलेंस की बात की जा रही है और लाउड किया जा रहा है। तो जब हम एक ही स्टेटमेंट में दो ऑपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं, अगर दो अलग अलग स्टेटमेंट्स रखे जाते तो वो एंटीथीसिस होता, मगर जब एक ही सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड्स रखे जा रहे हैं, द आंसर इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है व्हेन टू ऑपोजिट थिंग्स आर पुट टुगेदर, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। What literary device is employed in He Lost His Coat and His Temper? Zeugma, chiasmus, synecdoche या metonymy? तो आप सबसे पहले देखिए कि जब एक वर्ब जो होता है वो दो नाउन्स के लिए यूज किया जाता है तो उसे योकिंग कहा जाता है। योकिंग टुगेदर यानी कि दो चीजों को बांधना। अब एक इसमें वैसे भी पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट इट इज कॉल्ड, तो ज्यूगमा के लिए हम योकिंग भी यूज करते हैं व्हेन अ सिंगल वर्ब योक्स टुगेदर टू नाउन्स। तो यहाँ पर ये है, द आंसर इज ज्यूगमा, दैट इज ज्यूगमा। Which figure of speech attributes human quality to non-human entities? Simile, metaphor, personification या alliteration? तो जब ह्यूमन क्वालिटीज नॉन ह्यूमंस को दे दी जाती हैं तो उसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। तो उसे जो है वो पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है।
दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण, कि जब नॉन, और आपको एक चीज और बताती हूँ कि जो पर्सोनिफिकेशन होता है ना, आपने ये कुछ टर्म्स ये भी सुन रखे होंगे कि पैथेटिक फैलेसी क्या होता है। पैथेटिक फैलेसी मतलब मैं कई बार अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, मगर फिर भी नोटिस करती हूँ कि जब नए स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको पता नहीं होता है। एक इसके अलावा एक चीज होती है ट्रांसफर्ड एपिथेट, तो ये भी मैं आपको दोनों टर्म्स बता देती हूँ कि ये क्या होता है। देखो, पैथेटिक फैलेसी का मतलब होता है कि जब नेचर के एलिमेंट्स को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाती हैं ये पर्सोनिफिकेशन, कई पर्सोनिफिकेशन जिसे कहना चाहिए ये फिगर ऑफ स्पीच है, मगर ये लिटरेरी टर्म्स हैं। तो पैथेटिक फैलेसी का मतलब क्या होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर गिवन द एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जैसे अगर हम बोलते हैं डांसिंग फ्लावर्स, ठीक है, तो डांसिंग फ्लावर्स जो है वो आप इसमें देखिए, फ्लावर जो है इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, और जब उसको डांस करते हुए दिखाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड पैथेटिक फैलेसी। सिंपल टर्म्स में कहेंगे तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। लेकिन अगर उसको जो है आप नेचर के ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कर रहे हो तो दैट इज नोन एज पैथेटिक फैलेसी। उसके बाद होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो एपिथेट कहते हैं एडजेक्टिव को। अगर आप बोलते हो ड्रीमिंग हाउस, तो यानी कि आपने एक नॉन लिविंग चीज के पहले एक लिविंग एडजेक्टिव लगा दिया, तो ट्रांसफर कर दिया ना, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ये है पर्सोनिफिकेशन ही, मगर उसका पार्ट होते हैं। मतलब पर्सोनिफिकेशन एक इनका बेस फॉर्म है, बट अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो पैथेटिक फैलेसी और ट्रांसफर्ड एपिथेट भी होते हैं। द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन फ्लेमिंग आइस इज, देखिए फ्लेमिंग आइस होता है ठंडा, और फ्लेमिंग मतलब होता है जलता हुआ आइस, तो ऑक्सीमोरोन हो गया। द फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरोन। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। तो ओ ग्रेव, जब किसी नॉन लिविंग थिंग, किसी लिविंग नॉन लिविंग थिंग कोई एब्सेंट हो, और किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है हु इज नॉट प्रेजेंट और हु इज डेड, दैट इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। अब आपको एक चीज और मैं ये बताऊं कि भाई ये जितनी भी अभी तो 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करा है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो ये सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो आपके लिए हेल्प ये हो जाएगी कि आप और अन्य जगह से भी चीज़ें जो हैं वो पढ़ ही रहे हैं, एक तरीके से ये भी आपका एक अच्छा तैयारी जो है वो हो जाएगी। इट इज नॉट द वर्स्ट मील आई हैव एवर हैड। अब एक चीज है कि जब दो नेगेटिव वर्ड्स, दो जो है दो नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं वो एक साथ रखे जाते हैं जस्ट टू हैव टू नेगेटिव वर्ड्स पुट टुगेदर, कि किसी बात को एक डेलिब्रेट अंडरस्टेटमेंट जो होता है उसको क्या बोला जाता है, लाइटोटीज। आप किसी के घर जाके बोलते हैं ये कोई सबसे बुरा खाना नहीं था जो मैंने खाया है, तो मेजबान को इतना गुस्सा आएगा ना, ये करेगा कि बस इसको जो है ना कि कान पकड़ के बाहर निकाल दो। तो बात ये होती है कि दैट इज अ डेलिब्रेट अंडरस्टेटमेंट, तो इसे कहते हैं लाइटोटीज। Two negative words put together to create to give an impact of an affirmative statement, लेकिन वो एक deliberate understatement होता है। The repetition of vowel sounds in nearby words is called, देखो जब repetition होता है मतलब vowel sounds nearby words, तो जब same letter जो होता है वो words की शुरुआत में repeat होता है, that's called alliteration। और जब वॉल्स जो रिपीट होते हैं वर्ड्स के बीच में कॉन्सोनेंट ऑफ वॉल का क्लस्टर बनता है, तो उसे कहा जाता है एसोनेंस, दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। England won the Cricket World Cup 2019 demonstrates which figure of speech, synecdoche, metaphor, irony या एंटी क्लाइमैक्स। देखो भाई बात ये है कि इंग्लैंड वन द क्रिकेट कप। अब इंग्लैंड क्या है कि एक देश है पूरा, ठीक है, पूरा देश। अब पूरे देश को आप जो है एक टीम से, एक टीम जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है द होल ऑफ द कंट्री, यानी कि पार्ट फॉर होल, पार्ट फॉर होल, एंड दैट इज कॉल्ड सिनेक डोकी। द आंसर इज सिनेक डोकी।
which term describes judging a literary work by the emotional response it elicits? Intentional fallacy, affective fallacy, pathetic fallacy या फॉर्मल फैलेसी? तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना भी चाहूंगी। देखिए, देखिए अफेक्टिव फैलेसी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। अफेक्टिव फैलेसी जो टर्म है विमसेट और बियर्डस्ले ने दिया था 1949 में। पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। अफेक्टिव फैलेसी इसका मतलब होता है कि जब आप किसी भी वर्क को पढ़ते हैं और ये सोचते हैं, उस बेसिस पे जज करते हैं कि भाई कि क्या इमोशनल रिस्पॉन्स हमारा इस वर्क को पढ़कर आया। इफ वी फील इमोशनल, मतलब अगर आप कोई ट्रेजेडी पढ़ रहे हैं और ट्रेजेडी पढ़ते हुए इफ यू फील इमोशनल, इट मीन्स द पर्पस ऑफ द राइटर हैज बीन फुलफिल्ड। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब कि वो चीज फुलफिल नहीं हुई। लेकिन ये एक फैलेसी है, बिकॉज अगर राइटर ने जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल सही है, उसने जो भी मीटर एंड फॉर्म और जो भी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं वो सही यूज़ करी हैं, तो वो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। तो व्हेन यू जज अ थिंग by the emotional response it elicits is known as affective fallacy। ये न्यू क्रिटिसिज्म में दिया गया कॉन्सेप्ट है, 1949 में विंसेंट एंड मुनरो के द्वारा दिया गया है। और ये जो है ना, इसके हिसाब से when a person evaluates a word according to the response that a particular work elicits, it means simple हिंदी में बोलें तो यदि आप किसी चीज को पढ़ते हैं, आप कोई कहानी पढ़ते हैं, आप कोई कविता पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने कोई कविता पढ़ी और वो नेचर से संबंधित कविता, और आपने कहा यार इस कविता ने मेरे दिल को छुआ ही नहीं, तो ये कविता जो है मुझे अच्छी लगी ही नहीं। तो बात यह है कि आप उस कविता को जो जज कर रहे हो वो उसके इमोशनल रिस्पॉन्स से जज कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि उसका, जैसे मुझे याद है कि मैंने जब अपने स्टूडेंट्स को पीटर बेल पोएम पढ़ाई थी वर्ड्सवर्थ की, जिसके लिए उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था, तो मेरे स्टूडेंट ने कहा मैम इतनी बढ़िया तो पोएम है, और पता नहीं क्यों वर्ड्सवर्थ को इसके लिए क्रिटिसाइज किया गया था। तो पीटर बेल अगर आप पोएम पढ़ते हैं तो, क्योंकि वो जब उसको जज कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि भाई इतनी बढ़िया पोएम है कि एक जो है वो व्यक्ति था, वो सिनर था, और वो जो है वो जो पोनी था उसे चुराने वाला था। लेकिन जब उसने देखा कि वो पोनी अपने मास्टर की बॉडी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने मास्टर के परिवार के लिए बहुत कुछ करा। तो उस पोएम के ऊपर वर्ड्सवर्थ की बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं कि बहुत उसको उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। इवन पीटर बेल द थर्ड एक उसके ऊपर पैरोडी भी लिखी गई थी, व्यंग करा गया था उसके ऊपर, और उन लोगों ने कहा था कि भई कि जो ये मतलब ये लिखना चाहते हैं कि मतलब क्या लिखना चाहते हैं कि वो उन्होंने उस पोएम को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। तो बेसिक, और जब उन्होंने थॉर्न पोएम लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, तो थॉर्न पोएम को भी जब मैंने पढ़ाया तो मेरे स्टूडेंट ने कहा मैम इतनी बढ़िया तो पोएम है थॉर्न, कि जब जिसमें जो है जिसके बायन ने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया था कि जिस बात के लिए ये मना करते हैं कि वो कहते हैं कि जो रोमांटिक एज है उसमें कहीं से कहीं तक भी चीज़ों को जो है वो एक नपी-तुली बात नहीं होनी चाहिए, बट इन्होंने तो अपनी पोएम में खुद ही ऐसी बात करी है। बायन ने क्रिटिसाइज़ किया था थॉर्न पोएम को। तो बात ये होती है कि व्हेन यू रीड अ पोएम और एनी वर्क ऑफ लिटरेचर फ्रॉम इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो और उसी के हिसाब से आप चीज़ों को जज करते हैं, तो वो अफेक्टिव फैलेसी कहलाता है। और ये टर्म किसने दिया था? विंसेंट एंड मुनरो ने। न्यू क्रिटिसिज्म में ये टर्म है और ये 1949 में दिया गया था। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज एग्जाम्पलीफाइज। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब आप ये देखिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? विंड विस्पर कर रही है, विस्पर्ड, तो ये हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। और मैंने जो अभी आपको बताया, विंड जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर। तो अगर हम इसमें पर्सोनिफिकेशन के अलावा इसमें पैथेटिक फैलेसी भी दिया होता तो हम उसे चूज करते, बिकॉज कहीं ना कहीं जो पूछने वाला है वो एक
पर्टिकुलर चीज पूछना चाह रहा है। द यूज ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड्स दैट डिस्क्राइब इज, भाई जब जिससे आपका जो साउंड है वो आता है तो उसे क्या कहते हैं, जैसे हिस, और मतलब कोई भी थंडर है तो रोर, तो ये जो जो भी इस आवाज जो है जिंगलिंग ऑफ एंकलेट्स, तो जब हमारे को हम वर्ड्स से एक साउंड का एहसास होता है तो दैट इज कॉल्ड ओनोमोटोपिया। A mild expression substituted for a harsh one is, जैसे he joined his forefathers, अगर हम ये लाइन बोलते हैं he joined his forefathers, तो यहाँ पर इसने पूरा जो ये चीज है ना, इसने किसको कर दिया, he died इसको। तो ये एक हार्श स्टेटमेंट को एक माइल्ड स्टेटमेंट से जब हम बदल देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज यूफेमिज्म। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल मेन और वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स, ये विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस लाइन है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, और इसमें स्टेज मेटाफर है, और जब आप कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज को किसी चीज से, बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन हैव नॉट बीन यूज्ड, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। द फिगर ऑफ स्पीच कंबाइनिंग कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स इज, जब एक फिगर ऑफ स्पीच जो होती है कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को जो है वो जोड़ देती है, जैसे अगर हमने कहा ओपन सीक्रेट, हमने ओपन सीक्रेट बोला और ये हमने दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दिया, तो दैट इज ऑक्सीमोरन। डेफनिंग साइलेंस डेमोन्स्ट्रेट्स, अब आप खुद ही देखो, डेफनिंग बहरा कर देने वाला सन्नाटा, तो बहरा कर देने वाला शोर होता है, सन्नाटा नहीं होता है, दैट इज ऑक्सीमोरन, दैट इज ऑक्सीमोरन। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई यहाँ तक ये 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब मैं 15 क्वेश्चन जो है मैंने ग्रामर और उससे संबंधित लिए हैं, तो थोड़ा सा मैं जो है आप लोगों को अपने एलटी के बैच वगैरह के बारे में बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं पता है मुझे, मैं रिदम तोड़ रही हूँ, मगर क्या करें, यही तरीका होता है ऐड करने का। मैं पहले ही माफी मांग रही हूँ आप लोगों से इस चीज के लिए, ठीक है। देखिए यूपीएलटी ग्रेड का, पहले मैं आप लोगों को एक चीज इसके बारे में ये बता दूं कि चीजें जो है ना, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमारी मैडम जो है वो कहना चाहती हैं और क्या नहीं। सबसे पहली बात, ये जो एलटी ग्रेड का बैच है, इसमें जो आप ये वाला ये चीज देख रहे हो, ये जीआईसी का जो है वो एलटी वालों के लिए फ्री है, यानी कि जो लोग एलटी का बैच ले रहे हैं, एलटी प्लस जीआईसी लेक्चरर, जीआईसी तो दोनों ही है, जीआईसी लेक्चरर, कभी कभी मैं भी बिल्कुल ना बेपढ़े लिखो जैसी बात कर देती हूँ। जीआईसी लेक्चरर का जो बैच है वो इसके साथ फ्री है, एलटी के साथ जीआईसी लेक्चरर का फ्री है। अब इसमें क्या है, आपको पता है जीआईसी लेक्चरर में 31 राइटर्स, 31 राइटर्स को भैया इस समय, और वो भी सिर्फ प्री में, मतलब प्री के मेंस के लिए तो फिर वो डिटेल्ड वाला, तो ये प्री का बैच है। ये जो 31 राइटर्स हैं, इन 31 राइटर्स में से आप लोगों को जितने मेरे पास अभी अवेलेबल थे मैंने वो डाल दिए हैं, और लोग जो हैं मेरे कंटेंट को देख देख के अपना कंटेंट बना रहे हैं, सजा रहे हैं। भाई साहब एक बात है, बहुत ज़्यादा लोग फॉलोअर्स हो रहे हैं और उसके बाद मेरी बुराई भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, हैं। अपनी बड़ी दीदी की इस तरीके से वो नहीं किया करते, तुम फॉलो भी कर रहे हो तो बड़ी दीदी हो गई मैं तुम्हारी, है ना, फॉलो भी कर रहे हो, ऊपर से मेरे कोई कोस भी रहे हो, तो अच्छी बात नहीं है ये वाली। ठीक है, चलिए चलिए, 31 राइटर्स हैं, और 31 राइटर मेरे कंटेंट में सब कुछ दिख जाता है ना एक्चुअली, तो 31 राइटर्स हैं, जिसमें से अभी मैंने जो मेरे पास अवेलेबल राइटर्स थे वो मैंने डाल दिए हैं, जो नहीं है उनके वीडियोस जो है डलेंगे। इसमें लाइव क्लासेस नहीं हैं, ये वीडियो क्लासेस ही हैं। इसके अलावा इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इसके जो नोट्स हैं वो प्रिंटेबल फॉर्म में डले हुए हैं। तो ये तो फ्री वाले बैच की बता रही थी मैं अभी, जो ये वाला है भाई, ये आपका जो बैच है दैट इज जो एलटी का बैच है, उसमें आपकी लाइव क्लासेस किस किस की हैं, इसमें आपकी लिटरेचर की है, ग्रामर की है, नोट्स आपको हार्ड कॉपी में मिलते हैं, 85 का है। इसी का दूसरा है वो 55 का, एक सिर्फ लिटरेचर का है वो 5 का है, तीनों में एलटी जेआईसी का बैच हमने फ्री दिया है।
तो भाई GIC LT का नहीं, GIC लेक्चरर का बैच जो है वो फ्री दिया है। तो वो जो है भाई, अब मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जिनका मन करे देखने का वो फोल्डर खोलो, ना मन करे बिल्कुल मत देखो। दूसरा भाई, अभी भी लोग जो हैं वो यूपी TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने एक चीज कही थी कि दिस विल बी हेल्पफुल। तो ये हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि इसमें TGT के 3 राइटर और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर है, सेंजा फॉर्म है, और इसमें हमने फिगर्स ऑफ स्पीच ली है। इसके अलावा PGT के 15 राइटर कवर कर रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि यूपी TGT PGT के लिए भी हेल्पफुल है। तो भाई, क्योंकि जो 31 राइटर्स हैं उनमें से कुछ TGT और कुछ PGT के राइटर्स उसमें हैं, जो हमने उसमें जोड़े हैं। तो आप अगर देखना चाहो देखो, नहीं देखना चाहो मत देखो। आप LT की तैयारी कर रहे हो करो, अगर आप TGT का लेना चाहते हो तो उसमें आप सोच रहे हो कि भाई, क्योंकि देखो तैयारी तो आपको दोनों साथ लेके चलनी पड़ेगी। अब आप ये नहीं सोच सकते कि पहले हम इसकी तैयारी, आप 3.5 साल से तैयारी कर रहे हो। नाउ TGT की तैयारी में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा है, जहां अटके वहां पर डिटेल चीजें देखने की जरूरत है। अदरवाइज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। इस समय बहुत ज्यादा डिटेल, इस समय अपने दिमाग को भटकाना ये बेकार की चीजें हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगी द मोर यू प्रैक्टिस, आप LT का डिटेल जो ढंग से तैयारी करो, और TGT आप 3.5 साल से तैयारी कर रहे हो, वो मुझे नहीं पता कहाँ तैयारी कर रहे हो, तो लेकिन तैयारी कर रहे हो। तो जब तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से अब आप क्वेश्चंस करो, अच्छी से वो चीज़ें करो। और बेसिकली आप प्रैक्टिस सेट्स लगाते हो, उन प्रैक्टिस सेट्स में ये देख लो भाई, इतना पढ़ पढ़ के आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि किस प्रैक्टिस सेट में गलती है और किस में नहीं है। तो वो ठीक करो, गलतियां होती रहती हैं भाई, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, उनको ठीक करो और उनको का सॉल्व करो, बस ये मेरा कहना है। तो ये मेरा एक बैच ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, ठीक है। और इसके अलावा मेरे भाई जो TGT की तैयारी कर रहे हैं, और TGT और PGT के, उनके लिए भी है भाई। देखो ये जो है ये हमारे प्रैक्टिस बैचेस हैं, ये स्कोपम प्रैक्टिस बैच है, क्योंकि अब ना ये खत्म हो चुके हैं, ये वीडियो फॉर्मेट में, मैं पहले ही बोल के चल रहा हूँ, वीडियो फॉर्मेट में है। 20 टेस्ट पेपर्स हैं इसमें, सारा कुछ PDF फॉर्म में है, स्कोपम के नाम से है। ये यूपी PGT के लिए है, एक पाइनियर है वो यूपी TGT के लिए है। और बात अब मैं यहाँ पर, और आपको करना क्या है कि आप लोग जो है इंग्लिश सूत्रा का ऐप जो है वो डाउनलोड करिए। नहीं तो अगर आपको ऐप डाउनलोड नहीं करना है ना, अगर आप लैपटॉप वगैरह पे देखना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है कि गूगल पे क्या डालना है, englishsutra.com जो है वो आप गूगल पे डालिए, और उस पर आप लैपटॉप पे भी ES लिखा हुआ आता है, अपना फ़ोन नंबर डालिए, लॉगिन कर लेंगे, आप लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। तो आपको सीधा englishsutra.com डालना है और ES आएगा, आप फ़ोन नंबर डालिए और आपका जो है ऐप खुल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि भाई आप लोग जो है आप इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर आइए, इफ़ यू फाइंड समथिंग गुड दैट्स ओके, तो नहीं तो कोई बात नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको अपने आप को आपके लायक बना लें, कभी तो बना ही लेंगे। दे डैश बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैं हमेशा टेंसेस पढ़ाते हुए एक चीज ये बताती हूँ स्टूडेंट्स को कि टेंसेस जब आप पढ़ रहे हो ना, और जब आप पेपर देने बैठते हो, तो ऑब्वियसली टेंसेस पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि टेंस जो होते हैं इंग्लिश में विदाउट टाइम वो यूज नहीं किए जाते। अब आपको यहाँ पर टाइम, एक टाइम डिनोटिंग वर्ड दिख रहा है फॉर, और जब फॉर आता है तो इसका मतलब यह फॉर या सिंस आ रहा है, एक एक्सेप्शन छोड़ के। जब फॉर या सिंस आता है तो इसका मतलब होता है कि वो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर ये हमारा है डायनेमिक वर्ब, तो ये आएगा दे हैव बीन बिल्डिंग। तो ये चीज मैंने जो पॉइंट्स बताए आप, ये डायनेमिक वर्ब है। अगर ये स्टैटिक वर्ब होता तो परफेक्ट टेंस लगाते, लेकिन ये डायनेमिक वर्ब है तो इसीलिए हमने क्या लगाया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करा है। हैड इट बीन स्टैटिक वर्क वी वुड हैव यूज्ड perfect tense, present perfect. The road was dashed by the workers। अब कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि भाई ये पैसिव वॉइस में कंस्ट्रक्शन कैसे है। द रोड, अब यहाँ बाय आ रहा है, द रोड वॉज, अब वॉज आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि द रोड, अब यहाँ वॉज आ रहा है तो रिपेयर्ड। अब ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, कौन सा वर्ब होता है, दैट इज, सोचो कौन सा वर्ब होता है जो चीज चेंज नहीं होती है। तो ये द रोड वॉज रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स। आइडेंटिफाई द टेंस इन आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। आपको पता है
आई हैव बीन वर्किंग, हालांकि इसमें गलती ये है कि इसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं दिया गया, लेकिन हैव बीन वर्किंग दिया गया है, तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. Siddharth dash to become a football player. Choose the correct form. Siddharth wants to become. बनना चाहता है. And it means it is his wish or desire. तो जब विश है जनरल बात करते हैं तो हम उसे बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में. Select the correct transformation. The girl is too tall to wear the dress. जब टू आता है तो आप उसको so और that से ट्रांसफॉर्म करते हैं तक. और जैसा अगर ये प्रेजेंट में लिखा है तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रेजेंट में होगा. तो ये देखिए, द गर्ल इज सो टॉल दैट शी कांट वेयर द ड्रेस. कांट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो इनेबिलिटी बताता है. कांट यूज करने का एक रीजन होता है, जैसे क्या है कि he is too old to lift this box. He is too old that he can't lift this box. can't यूज करने का मतलब होता है इनेबिलिटी. when you use can't मतलब इनेबिलिटी बताना. तो ये इनेबिलिटी मॉडल्स का यूसेज जो है सही आपको पता होना चाहिए. द गर्ल इज सो टॉल दैट शी कैनॉट वेयर द ड्रेस. सो हियर दिस कैनॉट टेल्स द इनेबिलिटी ऑफ दैट गर्ल. ही डैश इन दिस कॉलेज फॉर 5 years. ये जो एक्सेप्शन था ये मैं आपको बता रही थी कि जब कोई एक्शन पास्ट में था और पास्ट में ही खत्म हो गया और हम वहां पर फॉर प्लस ड्यूरेशन ऑफ, जब हम फॉर बताते हैं प्लस पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, इसमें सिंस नहीं यूज होता क्योंकि वो चीज तब थी और उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है. तो पास्ट इंडेफिनेट लगाते हैं ही टॉट. अगर आपको यहाँ पर हैड बीन दिखे तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि अगर उसमें कहा जा रहा है कि अगर पास्ट कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि द एक्टिविटी इज doesn't have any sort of connection with the present and it did not continued, तो it did not continue, तो वहां पर आपको past indefinite tense का यूज करना है. Identify the tense. They will have been writing their letters. Will have. They will have been writing. अब will, अगर will have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. वैसे एक बात आपको और बताती हूँ, ये टेंस ना अब यूज होना बिल्कुल बंद हो चुका है. हाउ डैश यू डैश ऑन योर विद योर स्टडीज. तो यहां पर आएगा हाउ डू यू गेट ऑन विद योर स्टडीज. और पढ़ाई में कैसे चल रहे हो? ही इज टू यंग टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस. अब आप खुद ही करिए. अब इनेबिलिटी बतानी है. ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस. टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा. टू यूज होता है नेगेटिव एडजेक्टिव्स के पहले. हाँ, अगर आप ओनली टू या नन टू यूज करते हैं, यानी कि टू के पहले ओनली या टू के पहले नन यूज करते हैं, तो आप उसे अच्छे या बुरे एडजेक्टिव्स के पहले यूज कर सकते हैं. अदरवाइज टू जो होता है इट इज मतलब ये जब एडजेक्टिव्स के पहले लगता है तो ये नेगेटिव एडजेक्टिव्स के पहले लगता है. और भी के सेंस में इट कैन बी प्लेस्ड आफ्टर एनी वर्ड. She dashed for Jammu yesterday. अब देखो टाइम डिनोटिंग वर्ड आया yesterday, तो किसका मतलब हो गया? पास्ट इंडेफिनेट. पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो क्या आएगा? She left for Jammu yesterday. द करेक्ट नेगेटिव प्रीफिक्स, ये थोड़े से वोकैब के हैं. ए कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य, और इसके साथ जो प्रीफिक्स लगेगा दैट इज इनकॉम्पिटेंट, कि जो किसी काम करने के योग्य नहीं है. फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम गिल्ट. गिल्ट का मतलब क्या होता है? और भाई जो एक अपराध बोध, ठीक है, और गिल्टी फील करना, यानी कि भाई जो है वो अपने आप को अपराधी फील करना. तो गिल्टी हो गया. ही इज फीलिंग गिल्टी. तो फीलिंग जो वर्ड होता है वैसे भी उसके बाद एडजेक्टिव आता है, तो ये आएगा आपका गिल्टी. द नाउन फॉर्म ऑफ रिकवर इज. देखो, ही इज रिकवरिंग. सबसे पहले ये क्या है आपका? ये वर्ब है. अब इस वर्ब से आपको नाउन बताना है, तो क्या आएगा? यानी कि रिकवर का नाउन क्या होगा? दैट इज रिकवरी. What type of word formation is seen in friend to friend social media usage? अब पहले इस क्वेश्चन को समझाऊं. सोशल मीडिया पे आपने कहना है कि आई
वैसे तो फ्रेंड जो है ना वो नाउन होता है और उसका जो वर्ब होता है ना वो होता है बी फ्रेंड। आई बी फ्रेंडेड हिम यस्टरडे, तो बी फ्रेंड होता है उसका, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पे उसको बी फ्रेंड की जगह फ्रेंड ऐसे, आई फ्रेंडेड हिम यस्टरडे, आई फ्रेंडेड हिम ऑन ट्विटर यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब यूज होता है तो ये चीज क्या बन जाती है, ये वर्ब बन जाता है और इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। इसको बोलते हैं कन्वर्जन। ये आपके वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस हैं। द कंपाउंड एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ स्लो मूविंग इज स्लो प्लस मूविंग। अब आप यहाँ पे है स्लो मूविंग और ये हो गया आपका स्लो मूविंग, और क्या होगा, दैट इज स्लो मूविंग। ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस और ये भाई अभी 30 से स्टार्ट करा है, देखिए अभी कितने और वो करवाती हूँ। 30 क्वेश्चन 31 मिनट्स में मैंने इसे कवर करे हैं। 2-3 मिनट मैंने आप लोगों के ऐड में और उसमें लिए हैं, बाकी मैंने पढ़ाने का ही काम करा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि 3.5 साल से यू हैव बीन प्रिपेयरिंग वेल, नाउ इट्स टाइम कि आप जो है अपने अपने प्रैक्टिस पेपर्स को करें और अच्छे प्रैक्टिस सेट्स करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल बी मीटिंग यू टुमारो।